देखिए, मैंने आपको बताया था फाइनल गुड्स दो तरीके की होती है, एक होती है कंजम्पशन गुड और एक क्या होता है कैपिटल गुड्स। मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं कराए थे। कंजम्पशन गुड्स क्या होती है बेटा? कंजम्पशन गुड्स वो होती है जो हमारी वांट्स को फुल्ली सेटिस्फाई करती है, राइट। और ये कंजम्पशन गुड्स बेटा चार कैटेगरी की, शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा। पहली होती है ड्यूरेबल गुड्स, केवल ध्यान से सुनते जाओ। दूसरी होती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, बेटा बातचीत नहीं। नेक्स्ट होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स और एक होता है बेटा सर्विसेज। ध्यान देना, ड्यूरेबल गुड्स हम उन्हें कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम मोर देन क्या करते हैं बेटा 1 ईयर, जो बेटा रिपीटेड फॉर्म में 1 साल से हाँ, मैंने क्या बोला आपसे? ड्यूरेबल गुड्स वो होती है जो 1 साल से ज्यादा टाइम में इस्तेमाल की जाती है, रिपीटेड फॉर्म में इस्तेमाल होती है। जैसे बेटा आपके घर में जो भी फर्नीचर होगा, टीवी होगी, बाइक होगा, कार है, ये सारी चीजें हमारी ड्यूरेबल नेचर की है, जो रिपीटेड फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है और 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल हो सकती है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिसका टाइम स्पेन जो होता है वो लेस देन क्या होता है बेटा? लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम इन गुड्स का इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल मैं दे चुका था, क्या था बेटा? शूज, क्लोथ, राइट। बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है? जो केवल वन टाइम। पेरिसेबल गुड्स बेटा एक बार इस्तेमाल करा और ये चीजें खत्म। जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, मेडिसिन हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें जिनका इस्तेमाल आप एक बार करेंगे और उसके बाद वो चीजें पूरे तरीके से क्या हो जाएंगी बेटा? खत्म हो जाएंगी। यानी कि वो गुड जो केवल वन टाइम यूजर है उनको बेटा हम नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं। सर्विसेज के बारे में आपको मालूम है कि सर्विसेज जो होती हैं वो हर तरीके की कैसी गुड्स हैं बेटा? इंटेंजिबल। मतलब इन गुड्स को आप केवल रियलाइज कर सकते हो, इन गुड्स को आप देख नहीं सकते। इसमें जैसे सर्विसेज बैंकिंग की आ सकती है, इंश्योरेंस की आ सकती है, आपके ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है, टीचिंग आ सकता है। तो आइए हम लोग फटाफट से इनके बारे में पहले लिखते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालें, हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। लिखें बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के क्या क्लासिफिकेशन है? जो बच्चे अभी ऑनलाइन ले रहे हैं, एंजेलिना एंड दिशा, दक्षता, आप सभी बच्चे नोट प्रिपेयर करते रहें, कोई जो छूटेगा वो हम लोग बाद में करेंगे। लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के दो पार्ट हैं। पहला लिखना कंजम्पशन गुड्स, पहला लिखिएगा बेटा कंजम्पशन गुड। लिखिए कंजम्पशन गुड क्या है? इट रेफर्स टू दोज गुड्स, it refers to those goods which satisfy the wants. It refers to those goods which satisfy the wants of the consumer directly, which satisfy the wants of the consumers directly, जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगी, दीज गुड आर नोन एज कंजम्पशन गुड। इसके सब पार्ट, ए पॉइंट लिखना ड्यूरेबल गुड्स, इसके भी सब पार्ट्स हैं बेटा, सब कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है ड्यूरेबल गुड्स, लिखें दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, those goods which can be used again and again over a considerable period of time, again and again over a considerable period of time, ब्रैकेट में लिख लेना मोर देन 1 ईयर, ब्रैकेट में नोट कर लेना मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपीटेड नेचर में मोर देन 1 ईयर, मोर देन क्या बेटा? 1 ईयर। लाइक एग्जांपल लिख लो बेटा, टीवी, फर्नीचर, बाइक, टीवी, फर्नीचर, बाइक, जो भी आपके पास रिसोर्स हैं जो ड्यूरेबल नेचर के। सेकंड लिखना बेटा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड वन इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। लिखें गुड्स विच कैन बी यूज्ड, सेमी ड्यूरेबल क्या है? गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम।
फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ क्या बेटा, टाइम, ब्रैकेट में लिख लो लेस देन 1 ईयर। इसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा नहीं होता, 1 साल के अंदर अमूमन ये खराब हो जाती है। लेस देन 1 ईयर, लाइक शूज, क्रॉकरी, क्लोथ्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। शूज, क्रॉकरी, क्लोथ्स। नेक्स्ट लिखना नॉन ड्यूरेबल बेटा, कंजम्पशन गुड्स में नेक्स्ट आती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। लिखें बेटा नॉन ड्यूरेबल क्या है, राइट, नॉन ड्यूरेबल लिखना विच आर यूज्ड only for one time, which are used only for one time, like all kinds of perishable goods। जितनी भी पेरिसेबल गुड्स हैं वो सब इसका पार्ट है बेटा। फ्रूट्स हो गया, ऑल काइंड ऑफ पेरिसेबल गुड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन्स, राइट, पेट्रोल, डीजल, यूज्ड वन टाइम ओनली, एक बार जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन्स वगैरह। नेक्स्ट लिखना बेटा सर्विसेज, यहाँ पे पॉइंट था, सर्विसेज लिखना, लिखो बेटा सर्विसेज। सर्विसेज सबको मालूम है इंटेंजिबल होता है, लिखें फटाफट। दे आर नॉन मटेरियल गुड्स, दे आर नॉन मटेरियल गुड्स, दे आर नॉन मटेरियल गुड्स which directly satisfy the human wants। They are non-material goods which directly satisfy the human wants, like सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी लिखो बेटा। कोई भी सर्विसेज जो आपको बंदा दे रहा है बट आप उसे देख नहीं सकते, केवल वो क्या होती है, रियलाइज होती है, ना टच कर सकते हो ना कुछ उसे देख सकते हो बेटा। उसके बाद लिखना कैपिटल गुड्स के बारे में, कैपिटल गुड्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हाँ जी, एक हेडिंग डाल लीजिएगा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है लिखें बेटा, हाँ, कैपिटल गुड्स के बारे में लिखना। इट रेफर्स टू दोज फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स कौन कौन सी है बेटा, इट रेफर्स टू दोज फाइनल गुड्स which help in production, those final goods which help in production for other goods, which help in production of other goods and services, which helps in production of other goods and services। मतलब कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो बेटा आपके फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, मतलब दोबारा से गुड्स को बनाने में जिन गुड्स का इस्तेमाल होता है, जिन एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है वो कैपिटल गुड्स है। जैसे मशीनरी बेटा, एग्जांपल लिखो, मशीनरी या फिर कोई टूल्स या इक्विपमेंट्स जो दोबारा से फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, वो सभी बेटा आपकी कैपिटल गुड्स का पार्ट है, राइट। मशीनरी, प्लांट एंड फिक्चर्स या कोई भी फिक्स एसेट जो आपके फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो इन ब्रॉडर सेंस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको अभी तक मैंने 2 कैटेगरी की गुड्स पढ़ाई हैं। जो बच्चे अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं उनको मैं एक बार जल्दी से इस टॉपिक के बारे में बता दूं। याद करो मेरा पिछला टॉपिक स्टार्ट हुआ था जीडीपी से, और मैंने कहा था जीडीपी में जो इंक्लूड होता है वो गुड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। गुड्स 2 तरीके की होती है, एक होता है फाइनल गुड्स और एक क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट। फिर मैंने बोला था कि फाइनल गुड्स की 2 कैटेगरी है, या तो गुड्स कंजम्पशन नेचर की होगी या फिर कैसे नेचर की होगी बेटा, कैपिटल। और कंजम्पशन की मैंने 4 कैटेगरी आपको अभी बताई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजन के साथ, बताइए, आइडेंटिफाई करना है कि वो गुड्स आपकी फाइनल है या क्या है बेटा, इंटरमीडिएट। मैं कुछ पॉइंट्स आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और सभी रिस्पॉन्स करें अगर आपको क्लियर हो जाता है तो। पहला पॉइंट है बेटा, फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। एक स्कूल ने फर्नीचर बाय कराए, क्या है ये, फाइनल है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं फर्टिलाइजर यूज बाय द फार्मर। एक फार्मर ने फर्टिलाइजर यूज करे हैं, फाइनल है। जो क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं उनसे पूछ लेता हूं, एंजेलिना बेटा फर्टिलाइजर यूज बाय द फार्मर क्या कहलाएगा, फाइनल या इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। हाँ जी, दूसरा बेटा आपसे दीक्षिता, आपका क्या ओपिनियन है बेटा,
फर्टिलाइजर यूज करा, फाइनल। क्लास में भी कितने बच्चे बैठे हैं जो फर्टिलाइजर को फाइनल गुड मानते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक एक नहीं था, सारे हो गए। ठीक है बेटा, देखो आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हो। देखो फर्टिलाइजर किसी ने इस्तेमाल करा, आप थोड़ा सा सोचें भाई इसी पॉइंट को, नहीं तो गलत लिखोगे। भाई फर्टिलाइजर यूज करा है तो फर्टिलाइजर आप फाइनल कैसे मान सकते हो? फर्टिलाइजर फाइनल प्रोडक्शन में बीच में क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। और फर्टिलाइजर फर्दर प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, जो आप फाइनल बोल रहे हो। फर्टिलाइजर का जो नेचर होगा वो कैसा होगा बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स का होगा। अगर फर्टिलाइजर की जगह एक फार्मर क्या यूज करता बेटा? कोई मशीन यूज करता, या ट्रैक्टर यूज करता, या हार्वेस्टर मशीन यूज करता, तो ये सारी चीजें, मशीन जो है वो कौन सी गुड बन जाती बेटा? फाइनल। बट जो सीड्स होते हैं, मैन्योर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये सब कैसी गुड्स हैं बेटा? इंटरमीडिएट है। इनको कभी भी फाइनल में कंसीडर नहीं करना। तो याद रखना, फर्टिलाइजर यूज बाय द फार्मर कौन सी गुड है बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स है। उसका रीजन भी समझो, क्योंकि जो मशीन्स है वो अपनी एग्जिस्टिंग फॉर्म को चेंज नहीं करता। अब ये सारी जो फॉर्मेशन है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 25 साल के बाद, इनकी फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज मशीन की फॉर्म में ही रहेंगी। बट जो फर्टिलाइजर है वो कुछ टाइम के बाद अपनी फॉर्मेशन बदल देगा, और जाहिर सी बात है दूसरी गुड्स बनाएगा, इसलिए इसका नेचर कैसा है बेटा? इंटरमीडिएट। राइट, तो याद रखना, नेचर अगर बदलता है तो क्या है बेटा? वो इंटरमीडिएट। और नेचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या है बेटा? वो फाइनल। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। सपोज दैट शुगर यूज बाय द मील, एक मील है कोई, उसने शुगर का इस्तेमाल करा है, क्या है वो? इंटरमीडिएट है, फाइनल नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि वो उसका क्या करेगा? कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहा है। जैसे आपको नेक्स्ट पॉइंट दे दिया, बोला गया वीट यूज बाय द फार्मर, एक फार्मर ने वीट का इस्तेमाल करा, गेहूं का इस्तेमाल करा, वैसे तो प्रोड्यूस करता है बट घर में उसे खाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्या है बेटा? फाइनल है। राइट। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, मोबाइल सेट परचेज बाय द मोबाइल डीलर, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो जितने भी पॉइंट्स आएंगे, केवल आपको 2 ही क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, क्या वो डायरेक्टली यूज हो रहा है या उसका पर्पस मार्केट में रीसेल करना है। अगर रीसेल करना है तो इंटरमीडिएट, और खुद यूज करना है तो क्या है? फाइनल। राइट, चलो भाई ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग हाँ आइडेंटिफिकेशन वाले और रीजन वाले आएंगे। राइट, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े बच्चों। ये मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है, अगले टॉपिक पे ध्यान देना। हमारे यहाँ पे इनकम 2 तरीके की होती है बेटा, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है बच्चों ट्रांसफर इनकम। सभी बच्चे ध्यान देना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट ध्यान से सुनने। भाई एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। बेटा फैक्टर इनकम हम उसे बोलते हैं जिसे हम लोग जो रिसीव करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? फैक्टर ऑफ क्या बेटा? प्रोडक्शन। यानी कि बेटा अगर मुझे किसी फैक्टर और प्रोडक्शन से कोई पैसा मिला है तो वो बेटा मेरी फैक्टर इनकम है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, रेंट आपने कमाया, वेजेस आपने कमाई, इंटरेस्ट आपने कमाया या प्रॉफिट कमाया, उसके बदले में आपको पैसा मिला है, तो ये आपकी कौन सी इनकम है बेटा? फैक्टर। और बेटा अगर विदाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिना कुछ काम करे अगर मुझे पैसा मिल गया, विदाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर मुझे पैसा मिलता है, तो ये पैसा कौन सा है बेटा? ट्रांसफर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ने मान लीजिए मेरे को देखकर डोनेशन दे दिया, या फिर चैरिटी दे दी, या स्कॉलरशिप किसी बच्चे को मिल गई, या जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा? ओल्ड एज पेंशन मिलेगा। तो क्या इन सारे काम के लिए आपने कुछ करा होगा? नहीं करा है, बट गवर्नमेंट आपको दे रही है ना, तो आप रिसीव कर रहे हो। इसका मतलब वो जो आपकी इनकम है वो ट्रांसफर इनकम है, जो विदाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिला है। अगर कुछ काम कर कर मिलता है तो फैक्टर इनकम है, विदाउट एनी वर्क मिलता है तो ट्रांसफर है। दूसरा पॉइंट बेटा, फैक्टर इनकम एक कैसा कॉन्सेप्ट होता है? अर्निंग कॉन्सेप्ट। अर्निंग का मतलब समझते हो? आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये आपको ना बिना कुछ करे नहीं मिलता। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी बंदे ने रेंट कमाया तो रेंट के लिए उसने करोड़ों रुपए लगाकर क्या बनाई होगी? बिल्डिंग बनाई होगी, प्रॉपर्टी बनाएगा, उसके बेसिस पर पैसा मिल रहा है। अगर भाई किसी को वेजेस मिल रहा है तो वेजेस भी फ्री में नहीं मिल रहा है, उसने उस बंदे के लिए हार्ड वर्क करा होगा, कुछ ना कुछ एफर्ट डाला है। ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। और ये जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा? रिसीविंग। केवल मिलता ही है। जैसे आपने देखा होगा मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, क्या करने के लिए? बहुत अच्छा लगा तेरे से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पेंशन की तो बात ही नहीं कर रहा बेटा, किसकी बात कर रहा था? पेंशन डेफिनेटली। कौन सी इनकम बनेगी बेटा? फैक्टर। बट ये ओल्ड एज पेंशन है जिसके लिए हमने बूढ़े होने के लिए तूने कुछ करा? स्कॉलरशिप कई बार जो लोअर वीकर सेक्शन होता है गवर्नमेंट उनको वैसे ही देती है सर्वाइवल के लिए।
रेंट के लिए कह रही कुछ नहीं करे, करोड़ों रुपए लगाए होंगे भाई, वर्क करा ना, पैसे ने वर्क करा जब तो क्रिएट हुआ। अब शुक्ला सर मजे ले रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में, ये कमरा उन्होंने खरीद लिया मान ले, समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। वो कह देते भाई रेंट बताओ मेरा 50,000 रुपए दे दो चुपचाप, उन्होंने क्या करा, पहले करोड़ों रुपए लगाए भी तो है, उसके बाद उन्हें मंथली मिल रहा है, मतलब बेटा वो फ्री का नहीं है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो बेटा ये अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है, ये रिसीविंग कॉन्सेप्ट होता है। एक और पॉइंट, ये बेटा बायलिटरल एग्रीमेंट है। बायलिटरल का मतलब होता है टू साइडेड, और ये जो है वो क्या है बेटा, वन वे है, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन इसमें आती है। बेटा फैक्टर इनकम हमेशा किस में काउंट किया जाता है, नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में, और इसको बेटा हम कहीं पर भी काउंट नहीं करते। गिनती के मैंने 4 पॉइंट बताए, चारों पॉइंट ध्यान से सुन लो फिर उसका नोट करते हैं। फैक्टर इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलता है, ये विदाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें कोई इन्वॉल्व होता है और इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता। ये बायलिटरल है, ये यूनिलिटरल, ये काउंट होता है और ये काउंट, लिखें एक बार, ऊपर हेडिंग डालें, लिखना, बीच में एक डिफरेंस लिखो बेटा, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक अपने नोट्स खुद प्रिपेयर नहीं करोगे, बुक में सब कुछ लिखा रहता है, नोट्स में सब लिखा रहता है, खुद लिखोगे जब ज्यादा क्लैरिटी होती है। लिखें फैक्टर इनकम क्या है, इट रेफर्स टू दोज इनकम, फैक्टर इनकम का मतलब है इट रेफर्स टू दोज इनकम which are earned, it refers to those income which are earned through some factor of production, which are earned, it factor income में बोला बेटा मैंने, it refers to those income which are earned through some factor of production, those income which are earned through some factor of production, मतलब कुछ factor of production से पैसा मिला। यहां लिखना those income which are earned, those income which are earned without factor of production, those income which are earned without factor of production, बिना कुछ काम करे पैसा मिला है बेटा। ये इस पैसे के पीछे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है। those income which are earned without factor of production, सेकंड पॉइंट मेंशन कीजिएगा। फैक्टर इनकम में, फैक्टर इनकम में लिखना बेटा, दे आर अर्निंग कॉन्सेप्ट, जो फैक्टर इनकम है वो एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है बेटा। और ट्रांसफर इनकम में लिख लेना, दे आर रिसीविंग कॉन्सेप्ट, केवल वो रिसीव होता है, देना नहीं होता। और फैक्टर इनकम में तो भाई कमाना होता है, अर्निंग कॉन्सेप्ट है, कुछ करने के बाद ही मिलेगा। दे आर अर्निंग कॉन्सेप्ट, और ये है बेटा दे आर रिसीविंग कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर थर्ड लिखना, हाँ जी, फैक्टर इनकम में लिखिएगा, दे आर बायलैटरल एग्रीमेंट या ट्रांजैक्शन, दे आर बायलैटरल ट्रांजैक्शंस, और वो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है बेटा, केवल वन साइडेड होगा, मतलब डोनेशन के लिए मुझे रिटर्न में किसी को कुछ देने की रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो मुझे उसने अपनी बाय चॉइस दिया है, मैंने फोर्स नहीं करा। ये बायलैटरल ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ये जो है वो क्या है बेटा, यूनिलैटरल। एक और पॉइंट लिखें, फिर एग्जांपल पे लिखना, एक पॉइंट और मेंशन करना फैक्टर इनकम का ही, दे आर इंक्लूडेड इन नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। ये नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में काउंट होता है बेटा, दे आर इंक्लूडेड इन नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। बट जो ट्रांसफर इनकम है वो केवल कहां पर काउंट होगा, कहीं पर भी नहीं होगा। लिख लें बेटा, दे आर नाइदर इंक्लूड इन नेशनल नॉर इन डोमेस्टिक, वो कहीं पर भी काउंट नहीं होता, राइट। ट्रांसफर कहीं काउंट नहीं होगा और फैक्टर हर जगह काउंट होगा। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे को फैक्टर ट्रांसफर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हो। ट्रांसफर नहीं होगा, फैक्टर होगा। आइए सर, एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, सही बोला उस बच्ची ने, एग्जाम्पल नोट कर लें, रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और वहां का एग्जाम्पल लिखना बेटा, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, अलावेंसेस, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंसेस। अलावेंसेस तो काउंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंसेस काउंट नहीं होगा। बोनस बिल्कुल भी नहीं आ सकती ट्रांसफर, बोनस क्या फ्री में मिलता है? जब तू कहीं पर किसी के लिए जॉब करेगी जब ही तो देगा बोनस।
ट्रांसफर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होगा, बट अलाउंसेस नहीं होगा, क्योंकि अलाउंसेस तो किसी इंडिविजुअल को मिलता है, वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेसिस पर। आइए सर, अगर यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गई हैं, अब मैं नेशनल इनकम का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करा रहा हूं, ध्यान देना भाई। नेशनल इनकम यार सोचो, थोड़ा सा सोचो, नेशनल इनकम अगर मुझे काउंट करना है तो नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए सबसे पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा कि हमारी कंट्री की बाउंड्री क्या है, हमारी कंट्री की टेरिटरी क्या है। जब तक बेटा मुझे अपनी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं पता होगा, तो क्या बच्चों मैं अपनी कंट्री का नेशनल इनकम फाइंड कर सकता हूं? नहीं। सबसे पहले मुझे एरिया तो मालूम हो कि हमारे देश की बाउंड्री का मीनिंग क्या है। तो बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, सुने, डोमेस्टिक टेरिटरी एक वो एरिया होता है, वो लास्ट बाउंड्री होती है, वो ज्योग्राफिकल फ्रंटियर होता है जहां पर आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहां पर आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपनी गुड्स बाय एंड सेल कर सकते हैं, कैपिटल की मूवमेंट करा सकते हैं, कैपिटल कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसे सारे एरिया को आप लोग डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। बट बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कई चीजें हमारे देश में होने के बावजूद भी देश का पार्ट नहीं बनती, और कई ऐसी चीजें हैं जो देश के बाहर हैं फिर भी वो किसका पार्ट है, हमारी कंट्री का पार्ट है। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे, सबसे पहला पॉइंट, आंखें खोल लो, नींद थोड़ी हटा लो, क्योंकि अभी आप स्कूल से भी आए तो नींद आ रही होगी बेटा। सबसे पहला पॉइंट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, ऑपरेटेड बाय किसके थ्रू बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट। पहला पॉइंट मैंने लिखा गया, पहले समझ लो। मैंने फर्स्ट पॉइंट ये बोला है कि भाई साहब अगर कोई भी जहाज या समुद्री जहाज या हवाई जहाज ऑपरेट कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट। मतलब हमारे देश का अगर कोई बंदा कोई शिप या एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है, तो वो कहीं पर भी लैंड करे, वो किसका पार्ट माना जाएगा बेटा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का। जैसे मान लो इंडियन एयरलाइंस अगर अमेरिका में लैंड करेगा, क्या अमेरिका वाले उसे पकड़ लेंगे, बोलेंगे आज आ गए बेटे, आज तो तेरे को जाने नहीं देंगे, ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो किसका पार्ट है, इंडिया का। इसलिए क्योंकि इसे ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी कर रही है, इंडिया का कोई रेजिडेंट कर रहा है, और इंडियन कोई कर रहा है, जिसकी वजह से वो हमारी टेरिटरी का पार्ट होगा। अच्छा, अमेरिका का कोई फ्लाइट हमारे देश में आ जाए, क्या हम उसे अपना मान लेते हैं? नहीं मानते। वो किसका माना जाएगा, अमेरिका का। जहां से ऑपरेट हो रहा है उस कंट्री का ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, भले ही वो हमारे देश में ऑपरेट हो रहा हो। पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट बेटा, आप लोगों ने बहुत बार इस वर्ड को सुना होगा, एम्बेसी, कंसल्टेंट या डिप्लोमेट्स या आर्मी हेडक्वार्टर्स। एम्बेसी क्या होती है बेटा, हाँ, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से बात करने के लिए हर एक कंट्री में एक स्पेस बनाया जाता है, ताकि आप अपने सारी क्वेश्चंस को वहां पर रिजॉल्व कर सके। उस जगह को हम एम्बेसी कहते हैं बेटा। चाहे एम्बेसी हो, कंसल्टेंट हो, आर्मी ऑफिसेज हो, अगर वो इंडिया के हैं और ऑपरेट कहाँ हो रहे हैं, किसी भी देश में अगर कोई इंडियन एम्बेसी होगा तो वो उस देश का पार्ट नहीं बनेगा, बल्कि किसका पार्ट बनेगा, इंडिया का। जैसे मान लो अमेरिका की एम्बेसी चाणक्यपुरी दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश है, तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका का पार्ट हम मानेंगे, नहीं, वो किसका पार्ट होगा, अमेरिका का ही होगा। मेरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, वो इंडिया का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एम्बेसी कहाँ की है, जिस कंट्री की एम्बेसी होगा उस देश का ही पार्ट होगा, जिस कंट्री में होगा उससे कोई भी मतलब नहीं है, राइट। तो याद रखना, एम्बेसी, डिप्लोमेट्स या आर्मी हेडक्वार्टर्स जहां पर भी लोकेटेड हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता किस कंट्री के हैं, उससे फर्क पड़ता है। अगर इंडिया के हैं तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। तीसरा पॉइंट, आपने देखा होगा फिशिंग वेसल्स या ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिच प्लेटफॉर्म्स। बेटा मछुआरे होते हैं समुद्री तट, कोस्टल एरिया में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है कि वो मछली का काम करते हैं, और मछली के काम करते वक्त कई बार समुद्र की सीमाओं को क्रॉस करके वो दूसरी कंट्री में एंटर कर जाते हैं। तो बेटा हमारे जो जितने भी सी एरिया हैं उन सबके अंदर बॉर्डर डिसाइडेड है कि 20 किलोमीटर तक का जो एरिया वो किसका है, हिंदुस्तान का है। उसके बाद अगर कोई बंदा पकड़ा जाएगा तो वो बंदा उसको अपने गिरफ्त में ले लेगा। तो बेटा अगर उस बाउंड्री के अंदर कोई इंडियन ऑपरेट कर रहा है तो हमारी टेरिटरी ही कंसीडर की जाएगी। ऑयल एंड नेचुरल गैस का मतलब क्या है, आपको मालूम है ये तेल वगैरह जो होते हैं वो बेटा कहाँ निकलते हैं, समुद्र के नीचे निकलते हैं। अगर उसकी ऑपरेशनल या प्लेटफॉर्म जो है इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्टैब्लिश करा गया है और उसके ऑपरेट करने वाला भी बंदा कौन है बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट इंडियन है, तो हमारे देश का ही पार्ट वो माना जाएगा। मैंने अभी तक 3 बातें बताई हैं जो माना जाएगा। सबसे पहली बात क्या बोली मैंने, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। मुद्दा यह है कि चलाने वाला बंदा कौन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, काउंट होगा। दूसरा, एम्बेसीज, कंसल्टेंट, डिप्लोमेट, आर्मी हेडक्वार्टर्स, अगर वो कहां के हैं,
तो हमारे इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है, अदरवाइज नहीं। तीसरा, फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल एंड नेचुरल रिच प्लेटफॉर्म्स, राइट। अब कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जो देश के अंदर तो हैं बट उसे फिर भी हम चाहकर काउंट, जैसे बेटा फॉरेन एम्बेसी, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा डब्ल्यूएचओ का नाम सुना है, आईएलओ का नाम सुना है, आईएमएफ का सुना है, वर्ल्ड बैंक सुना है। बेटा कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो पूरे विश्व के लिए काम करती हैं, अगर उनके ऑफिसेज या उनकी बिल्डिंग हमारे देश में है तो भी वो हमारे देश का पार्ट। मेरी बात समझ आ रही है? अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में घूमने आ गया, क्या तुम उसे अपनी टेरिटरी का पार्ट मानोगे? नहीं बेटा। मान लो कोई आईपीएल का मैच चल रहा था और क्रिस गेल बड़े छक्के मार रहा था, वेस्ट इंडीज आ गए 3-4 घूमने, तुमने देखा होगा बेटा नवादा से लेके तिलक नगर तक कौन दिखते हैं? बहुत सारे दिख जाते हैं ना मैच खेलने वाले, तो वो बंदे जो आएंगे उनको क्या हम देश का पार्ट मान लेंगे? नहीं। तो बेटा याद रखना, कोई फॉरेन टूरिस्ट आ जाए या कोई अदर पर्सन आ जाए वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है। तो आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा तमीज से समझते हैं। लिखिए, लिखो भाई, डोमेस्टिक टेरिटरी। पॉइंट समझ आएगा? हाँ बेटा, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अगर आप बच्चों को कोई समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बीच में बोल दिया करो। एंजेलिना, दीक्षिता, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो बेटा पूछ सकते हैं आप। सर नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, रुक जाऊंगा, टेंशन मत ले। लिखो डोमेस्टिक टेरिटरी, लिखे बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक टेरिटरी का पहले थोड़ा सेंस लिखा दूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट while calculating national income, while calculating national income, it is very important concept while calculating national income. भाई चलो, तुम लोगों की बातचीत कंप्लीट हो गई होगी, काफी खुश हो जाते हो बात करके। मैं देख रहा हूँ ये सो रही थी अभी, एकदम से चेहरा इसका मुस्कुरा गया बात करके।
ठीक है बेटा, आगे लिखना डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने क्या बोला था डोमेस्टिक टेरिटरी के? एक लिखे बेटा, अभी भगाता हूं नींद को। लिखे, लिखना बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी। हाँ, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस, नहीं नहीं वो ऊपर की लाइन अलग होगी। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। It means political frontier of the country. It includes इसमें क्या क्या शामिल होगा बेटा? फर्स्ट पॉइंट लिखना, it includes ships and aircraft। पहला पॉइंट लिखना बेटा, it includes फर्स्ट पॉइंट ships and aircraft on and operated by नॉर्मल रेजिडेंट्स। हाँ बेटा वो लिख ले, ऑन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, मतलब एक ऐसा थोड़ी है इंडियन एयरलाइंस केवल अमेरिका में लैंड करेगा, किसी दूसरी कंट्री में भी तो जा सकता है, वही सेम फ्लाइट कहीं और भी तो लैंड कर सकती है। सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, एम्बेसीज, consultants and army, embassies, consultant and army headquarters located abroad। तीनों के नाम लिखने बस, एम्बेसीज, कंसल्टेंट एंड आर्मी हेडक्वार्टर लोकेटेड अब्रॉड। ब्रैकेट में लिख लेना, ये सब इंडियन होने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए। इंडियन लिख लो बीच में या इंडिया लिख लो। कंसल्टेंट एंड आर्मी हेडक्वार्टर्स लोकेटेड अब्रॉड, बट वो होने कहां के चाहिए बेटा? इंडिया के होने चाहिए, तो हमारी टेरिटरी में काउंट होगा। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिच प्लेटफॉर्म्स, RIGS, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिच प्लेटफॉर्म्स RIGS rich platforms on and operated by normal resident। तीन छोटे से शब्द मैंने आपको बताए। कोई भी बेटा तेल निकालने वाला प्लेटफॉर्म या फिर एम्बेसीज या शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, अगर कोई इंडियन ऑपरेट करेगा तो हम उसे अपनी इंडिया की टेरिटरी में काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करेंगे। इसके नीचे एक लाइन और लिख लेना बेटा, डज नॉट इंक्लूडेड। क्या इंक्लूड नहीं करना? पहले मैंने बता दिए 3 पॉइंट करने हैं, क्या 2 पॉइंट नहीं करने वो लिख लो बस। हाँ बेटा लिखो, पहले फर्स्ट पॉइंट लिखना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। पहला पॉइंट जो इंक्लूड नहीं करना आप लोग याद रखना है पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड बैंक। ये सब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। अगर ये हमारे देश में स्टैब्लिश भी हैं तो भी हमारे देश का पार्ट नहीं है बेटा।
international organization like this are not included in domestic territory. Second point, foreign embassies, consultants, foreign embassy consultants and army establishment of a foreign country, ये सभी इंक्लूड नहीं होगा बेटा। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रशिया की आर्मी अगर यूक्रेन के अंदर फाइट करने जा रही है तो ऐसा नहीं है कि उस टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। कोई अगर ऑफिशियली काम करने भी गया है तो उसी देश का माना जाएगा जहां से उसका मेन ओरिजिन कंसीडर हो रहा है। मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा इंक्लूड होता है या नहीं होता। पहला पॉइंट सभी बच्चे ध्यान दें, हाँ ये भी एक लिख लो, फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स कोई आते हैं, अगर फॉरेन टूरिस्ट अगर कंट्री में आ रहे हैं तो वो भी काउंट नहीं होगा बेटा। चलिए सर, कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डोमेस्टिक में क्या आएगा। तो मोटे तौर पर आप ये समझिए, डोमेस्टिक में वो सब आएगा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर है, मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो भी आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा। कुछ बातों पर ध्यान रखना है। पहला पॉइंट सुनने, एन इंडियन कंपनी इन अमेरिका, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है इंडिया की? एन इंडियन कंपनी इन अमेरिका, भाई कंपनी इंडियन है, तुम लोग सब मुंह रखो बेटा, कंपनी इंडियन है कहां पे? सेकंड पॉइंट, शताक्षी बता, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय द भूटान? नो। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री न्यूयॉर्क? देखो यही तो मूर्खता है। पहले पॉइंट और इस पॉइंट में क्या डिफरेंस है? इंडिया को बिलोंग करता है कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्यों है बेटा? यही तो मूर्खता है। ये इंडियन कर रहा है ठीक है, क्या वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? वो एक प्राइवेट कंपनी है बेटा। रिलायंस कंपनी एक प्राइवेट कंपनी का पार्ट बनता है, और क्या वो इंडिया के अंदर है? नहीं है। वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में। वो कौन सी कंपनी थी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टर्म अलग होता है और प्राइवेट कंपनीज अलग होती हैं बेटा। ये आप लोग इसलिए में, हाँ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मैंने वर्ड बोला था, लिख लो नहीं तो फिर गलत करोगे। अगला पॉइंट है बेटा, एक बात बता, अगर कोई इंडिया की कंपनी अमेरिका में स्टैब्लिश हो रखी है तो जाहिर सी बात है वो कहां पर स्टैब्लिश है? अमेरिका के अंदर है। हमारे देश की टेरिटरी में तो है ही नहीं ना, वो नेशनल में काउंट होगा बट डोमेस्टिक में काउंट नहीं होगा। ये पॉइंट अभी सुन लो, बाद में आप लोग कंफ्यूज होगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। देश की सीमा के अंदर अगर कोई चीज है तो डोमेस्टिक में काउंट होती है। अब भाई इंडियन की किसी कंपनी अमेरिका में स्टैब्लिश है तो हमारे देश की टेरिटरी का पार्ट थोड़ी बनेगा। वो स्टैब्लिश तो अमेरिका में, तो अमेरिका की डोमेस्टिक में काउंट करा जाएगा, बट वो नेशनल हिंदुस्तान के में काउंट होगा। राइट। अगला पॉइंट सुनिएगा, इंडियन एम्बेसी, नहीं सेकंड पॉइंट क्या बोला था मैंने? सेकंड पॉइंट पहले सुन, मैंने ये बोला था, फर्स्ट पॉइंट मैं दोबारा बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था इंडियन कंपनी इन यूएसए। कोई इंडियन कंपनी कहां पर है? यूएसए में है, हमारे देश में तो नहीं है ना, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तीसरा पॉइंट मैंने कहा था कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय भूटान, एक कोई भूटान के कोई बंदा है जिसकी कंपनी कहां पर स्टैब्लिश है? इंडिया में, तो टेरिटरी के अंदर आ रही है ना, वो काउंट करेंगे। मतलब देश की सीमा के अंदर जो आएगा वो तो सब काउंट करना ही करना है। हाँ, जो कंट्री की बाउंड्री के, जब भी तो सर्कल करा मैंने, इसके अंदर जो भी होगा वो सब काउंट करना है बेटा। अगला पॉइंट, बेटा देश की सीमा के अंदर जो आएगा वो करना है, बिल्कुल होगा, पहले वाला नहीं होगा। अगला पॉइंट सुनिए, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशियन एम्बेसी नहीं होगा। एम्बेसी का तो मैं पहले ही समझा चुका हूं, इंडियन होती तो होता, अदरवाइज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन एम्बेसी इन जापान, वो तो हो गई। अगला पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, इंडिया है ना भाई, देश के अंदर आ रहा है तो बिल्कुल काउंट होगा। राइट। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है, क्या काउंट होगा और क्या काउंट नहीं होगा। एक बार सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालें, स्टार्टिंग से। ये पेज बेटा पता नहीं है 2.2 है। देखो भाई, अभी तक की थ्योरी का पोर्शन समझ लीजिए, क्योंकि अगली क्लास मेरी जब ही हो पाएगी जब ये सारे पॉइंट कवर करोगे, क्योंकि अगली क्लास में मैं 5 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं कि कौन से एलिमेंट वो हैं जो नेशनल इनकम में काउंट होते हैं और कौन से वो एलिमेंट है जो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स बेटा वहां पर
कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो इसलिए सारे पॉइंट्स आपको पढ़कर आने हैं। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक आपको रिवाइज कर आना है वो ध्यान से सुन लो, अदरवाइज क्लास में कुछ ज्यादा आपको सीखने को नहीं मिल पाएगा। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको कौन सा पढ़ाया था भाई? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इसमें लीकेज इंजेक्शन भी पढ़ना। देन मैंने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स बताई हैं, ये सारे टॉपिक पढ़कर आने। उसके बाद आप पढ़ेंगे फैक्टर इनकम और क्या बेटा, ट्रांसफर इनकम। और फोर्थ टॉपिक अभी बताया था डोमेस्टिक क्या बेटा, टेरिटरी। अगर ये इतनी सी बात आपको समझ आ गई ना, तो कल की एक सिंगल क्लास में, पूरी क्लास में वही कराऊंगा। 5 नंबर का क्वेश्चन अगली क्लास में ही सोल्व हो पाएगा, राइट। तो अगर किसी को आज की क्लास में कोई डाउट है मुझसे पूछो, 2 मिनट बैठ के रिवाइज करो, निकालो अपनी नोटबुक, किसी को कोई डाउट है तो पूछो।